हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसे लेकर सियासी हलचल भी बढ़ गई है। आज सुबह हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के मेन गेट पर खालिस्तान समर्थक झंडे लगे मिले, जिसके बाद हड़कंप मच गया। धर्मशाला में स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी प्रशासन को दी, जिसके बाद झंडे हटाने की कार्रवाई की गई। इस घटना पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूरे मामले को कायरतापूर्ण बताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति कायम बनाए रखें। और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग को कहा है कि जो भी सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी को ही घेरने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, पूरी बीजेपी एक गुंडे को बचाने में लगी है। उधर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए। जो सरकार विधानसभा ना बचा पाए वो जनता को कैसे बचाएगी। बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। गौरतलब है कि इन दिनों देश में खालिस्तानी मूवमेंट जोर पकड़ता दिख रहा है। पहले करनाल में भारी मात्रा में हथियार के साथ 4 कथित आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद आज सुबह ही हिमाचल में विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडों का लगना प्रदेश के साथ साथ भारत की सुरक्षा के लिए भी काफी चिंताजनक है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद जारी है। इस बीच निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। जैसे ही नवनीत राणा अस्पताल के बाहर आईं, उनके समर्थकों ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। वहीं समर्थकों ने उन्हें हनुमान जी की मूर्ति भी भेंट की। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। नवनीत राणा ने उद्धव को चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो उद्धव ठाकरे मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर दिखाएं। उद्धव ठाकरे को जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने सीधा हमला करते हुए कहा कि एक सांसद को सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने के नाम पर जेल भेजा गया। उनके साथ जेल में दुर्व्यवहार किया गया। गौरतलब है कि नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि नारायण ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। उनकी जिद के बाद सैकड़ों शिवसेना कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर पहुंच गए थे और वहां जमकर विरोध प्रदर्शन और हंगामा किया था, जिसके बाद निर्दलीय सांसद ने हनुमान चालीसा पढ़ने का अपना फैसला वापस ले लिया था। लेकिन मुंबई पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया और दोनों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। नवनीत राणा के खिलाफ राजद्रोह की धारा भी जोड़ी गई थी। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 2 की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। वह फिल्म के प्रमोशन में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में कार्तिक फिल्म को प्रमोट करने मुंबई के एक क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने अपने फैंस के साथ खूब मस्ती की। कार्तिक ने अपने फैंस के साथ खूब सेल्फी ली। मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। भूल भुलैया का ट्रेलर और उसके बाद अभी टाइटल ट्रैक, जितनी तारीफ उसकी हो रही है, आई एम रियली हैप्पी, आवर टीम इज रियली हैप्पी एंड आई होप दिस कंटिन्यूज। और बहुत एक्साइटेड है हम लोग। मैंने 4 सिटी का टूर हम लोगों ने अपने टीम ने किया था गाना लॉन्च करने के लिए, और अभी हम क्लब हॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो आई एम रियली हैप्पी। कार्तिक का यह वीडियो फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। अनीस बज़्मी के निर्देशन में बनी भूल भुलैया 2 का निर्माण भूषण कुमार टी सीरीज के बैनर तले किया गया है। ये फिल्म साल 2007 में आई फिल्म अक्षय कुमार, विद्या बालन, परेश रावल और राजपाल यादव द्वारा अभिनीत फिल्म का सीक्वल है।
भूल भुलैया 2 20 मई को थिएटर्स में रिलीज होगी। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,451 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही अब एक्टिव केसों की आंकड़ा 20,000 को पार कर गया है। वहीं रविवार को कोरोना की वजह से 40 लोगों की मौत भी हुई है। इससे पहले 7 मई को 3,805 नए मामले सामने आए थे। ये 6 मई की तुलना में लगभग 7% ज्यादा है। वहीं शनिवार को इस महामारी से 22 लोगों की मौत भी हुई थी। दूसरी ओर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के मामले में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले इस हफ्ते में हर दिन 1,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से हुई मौतों को लेकर WHO ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से 47 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं भारत का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 5 लाख से कुछ ज्यादा है। ऐसे में भारत सरकार ने WHO की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराई थी। Asian Games postponement has left many Indian athletes and federation with mixed feeling. बहुत से खिलाड़ी कह रहे हैं कि अच्छा हो गया कि उनको कुछ मौका मिलेगा आगे प्रिपेयर करने का, लेकिन वहीं कुछ खिलाड़ी कह रहे हैं कि ये एक अच्छा चांस था क्योंकि इंडिया बहुत से डिसिप्लिन में अच्छा परफॉर्म कर रही है और यहां से उनको अच्छा एक प्रोग्रेस मिल सकता था ओलंपिक्स के लिए तैयारी करने के लिए। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े फॉर्मर इंडिया टीम के कैप्टन दिलीप तिर्की, जिन्होंने बताया कि हॉकी में इंडिया के लिए कितना गोल्डन पीरियड अभी चल रहा था और उनके पास बहुत अच्छा चांस था कि वो क्वालिफाई कर सके। आपको दिखाते हैं उस इंटरव्यू की कुछ झलकियां। रिसेंटली अभी एशियन गेम्स पोस्टपोन्ड हो गए बिकॉज ऑफ कोविड इश्यूज, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का इस टाइम अगर एशियन गेम्स में जाते तो क्या बेटर चांसेस थे या नेक्स्ट ईयर उसको आगे और इम्प्रोवाइज करके क्वालिफाई कर सकते हैं ओलंपिक्स के लिए? देखिए, जिस तरीके से इस वक्त इंडियन टीम परफॉर्म कर रहे हैं, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि डेफिनेटली बेटर होता, जीत के आते। 1 साल के बाद हो रहा है, हो सकता है कई सारे खिलाड़ी रिटायर्ड हो जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से कोरोना चाइना में बढ़ रहा है उस सिटी में, और मेरे ख्याल से फर्स्ट हेल्थ को हमें देखना चाहिए। और 1 साल के बाद हो रहा है, मेरे ख्याल से सबके लिए वही, अदर कंट्री के लिए भी सेम बात होना है। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर जब हो रहा है तो सभी खिलाड़ी जो भी इस वक्त फिट हैं, जो सिलेक्टेड हुए थे, सबको वहाँ खेलना चाहिए और जीत के आना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैम्पियनशिप है एशियन गेम्स हॉकी के लिए, क्योंकि चैम्पियन होते तो डायरेक्ट क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक्स के लिए। तो मेरे ख्याल से इंडियन टीम को उससे पहले हमें सोचना है, उससे पहले यदि हमें क्वालिफाई राउंड हमें खेलने जा रहे हैं तो क्वालिफाई राउंड में हमें क्वालिफाई करके हमें टिकट लेनी नहीं है, हमें वेट करना नहीं है। क्योंकि हम मेरे ख्याल से लास्ट एशियन गेम्स में मेरे ख्याल से हम सेमीफाइनल में हार गए थे। सो कई दिन ऐसे होता है हम खेल नहीं पाते, लेकिन नेक्स्ट ओलंपिक के लिए पहले क्वालिफाई राउंड हो रहा है तो मेरे ख्याल से उसी टाइम ही ओलंपिक के टिकट लेके रेडी होना जाना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो इस साल होने वाला है उसके लिए कैसे कहेंगे कि टीम जो है वो स्ट्रांग जानी चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए, या साइड बी या साइड ए के जैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, हम इंडियन जो स्पोर्ट्स लवर हैं, हम हर बार हम रिजल्ट चाहते हैं, मेडल चाहते हैं। और जब पहले तो डिसाइड हुआ था कि एशियन टीम मेन साइड जाएगी और कॉमनवेल्थ गेम्स सेकेंड टीम जो इंडिया ए टीम जाएगी। जब 1 साल पोस्टपोन्ड हो गया तो मेरे ख्याल से कॉमनवेल्थ गेम भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है देश के लिए, तो मेरे ख्याल से मेन टीम को भेजना चाहिए। और फ्यूचर में काफ़ी टाइम है हमारे लिए प्रिपरेशन के लिए, और कॉमनवेल्थ गेम्स की तरह बेटर कर पाएंगे उसके लिए हमें सोचना चाहिए और मेन टीम को भेजना चाहिए मेरे ख्याल से।
दिल्ली के साथ देश के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से लोगों को प्रचंड गर्मी से मामूली राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर गर्मी लोगों का पसीना निकाल रही है। एक बार फिर से हीट वेव की वापसी होने जा रही है। दिल्ली, यूपी के साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान फिर से 40 डिग्री के पार पहुँच चुका है। गौरतलब है कि बीते दिन गर्मी के तेवर और सख्त होते दिख रहे हैं। कई राज्यों का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली की बात करें तो सफदरजंग में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के लोगों को 9 मई से दोबारा भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की उम्मीद है। दूसरी ओर दिल्ली वालों को इस भीषण गर्मी के साथ पानी की कमी भी सता रही है। दरअसल यमुना में पानी के प्रवाह में भारी कमी देखने को मिल रही है। इसके चलते वजीराबाद में जल स्तर काफी तेजी से कम हो रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर अधिक पानी छोड़ने की अपील की है, ताकि यमुना के घटते जल स्तर को बढ़ाकर इस संकट से निपटा जा सके। INS रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.